गाइस, वेलकम टू सैसरमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। आज हम बात करेंगे कश्मीर यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाए गए एग्जामिनेशन फॉर जोलॉजी के लिए 2023 में, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चन थे। और इन 60 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आज करेंगे और 30 क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन आपके लिए ये क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट के लिए। बाकी रही बात, आपको मेरे चैनल पर जाना है और प्लेलिस्ट सेक्शन पर आपको जूलॉजी एंड बॉटनी दोनों के लिए आपको प्लेलिस्टें मिल जाएंगी। उन प्लेलिस्टों को वॉच कीजिए, डेली वॉच कीजिए यदि आपने प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की हैं तो। रही बात, इंपॉर्टेंट बात की ये है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी का क्यों करवा रहा हूँ मैं। तो आप सभी को पता होगा, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के मैंने कवर कर दी हैं जितने भी PYQ क्वेश्चन थे। बाकी यूनिवर्सिटी के भी कीजिए, क्योंकि जो भी आपका HP का पैटर्न है वो है डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। यानी ऐसा नहीं है कोई खुद क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है या खुद क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्चुअल बेस बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। और अभी तक मैंने एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन के आपको काफ़ी दिए हुए हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार उसी पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अल्टर कर रहे हैं क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक सेकेंड। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग है मैंने यहाँ पर 4000 MCQ क्वेश्चन बनाए, जिसमें डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आएंगे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आप उनको प्रैक्टिस कीजिए या तो आप उनको रटिए, जो मर्जी कीजिए, आपको ये 4000 क्वेश्चन आपके 101% होने चाहिए। यदि आपने ये क्वेश्चन कर लिए, डेफिनेटली मैं श्योर हूँ 70 से 80 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पर 20 चैप्टर हैं और 20 चैप्टर में से हर एक चैप्टर के आपको 200 MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में ही इस पैकेज के साथ आपको 2 सरप्राइज गिफ्ट मिलेंगे एज इट इज बुक्स के फॉर्मेट में। और ये ऑफर रहेगा आपका 20 अप्रैल तक, मात्र 299 रुपये में, यानी 299 रुपीज़ में आपको PDF मिलेगा। बाय करने के लिए आपके पास नंबर दिया गया है, इस PDF को आप बाय कर सकते हैं। बाकी चलो वेट करते हैं वीडियो को कंटिन्यू। ओके ठीक है, हाँ इतना ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, ईच हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल्स हैज द एबिलिटी टू कैरी ए मैक्सिमम ऑफ। देखो ये क्वेश्चन कितना इजी है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। पूछा गया कि हीमोग्लोबिन कितने मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन बाइंड करता है। तो चले जाइए हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर बना होता है 4 सब यूनिट का, जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा, आपके 2 अल्फा और 2 बीटा, जिसमें होता है अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, 4 सब यूनिट से बना हुआ है। अगर मैं मोर प्रिसाइजली बात करूं तो हीमोग्लोबिन बना होता है हीम प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन होता है जो कि प्रोटीनेसिस पार्ट होता है, जिसका हम काउंट नहीं करेंगे। रही बात हीम की, तो हीम के अंदर 2 कंपाउंड होते हैं, एक होता है आपका पोरफायरिन रिंग, और इस पोरफायरिन रिंग के अंदर होता है आपका आयरन। देखो मैंने कहा यहाँ पर 4 सब यूनिट है और हर एक सब यूनिट के अंदर एक 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 आयरन होता है। ठीक है, बीच में सेंटर में आयरन होता है और हर एक आयरन मॉलिक्यूल्स एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इसका मतलब एक हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के अंदर 4 आयरन मॉलिक्यूल्स हैं। अब 4 आयरन मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक आयरन एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। इसका मतलब पूरा हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बाइंड कर सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मेडुला ओब्लोंगाटा कंट्रोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से किसको कंट्रोल करता है मेडुला ओब्लोंगाटा। पता होना चाहिए आपको मेडुला ओब्लोंगाटा कहाँ होता है और इसका मेन रोल क्या है। देखो, जहां पर भी आपका ब्रीदिंग सेंटर लिखा होगा या सर्कुलेटरी सिस्टम लिखा होगा, वहां पर तो आपको सीधा टिक कर देना है मेडुला ओब्लोंगाटा से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट ऑप्शन है वैसो डायलेशन एंड वैसो कंस्ट्रक्शन। ये भी आपका मेडुला ओब्लोंगाटा के अंदर होता है, इसका सेंटर। दूसरा है ब्रीदिंग एंड ब्लड प्रेशर, और तीसरा आपका गट पेरिस्टालसिस एंड ग्लैंड सिक्रेशन। रहा आपका लैंग्वेज एंड मैच्योरेशन, ये आपके रिफ्लेक्सेस हैं, ये आपके मेडुला ओब्लोंगाटा के अंदर नहीं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट एनल टेल इज प्रेजेंट। इनमें से किसके अंदर पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। ब्रैंकिस्टोमेटा, हर्डमीनिया, वेलनग्लोसस, या बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन को आगे जाके कैंसिल कर दिया गया था, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका राइट आंसर नहीं है।
ठीक है। और हम बोल सकते हैं कि पोस्ट एनल टेल के बारे में क्वेश्चन पूछा था गया था, तो बाद में इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका गलत है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मोस्ट ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन अरोटा। अब वो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज द मोस्ट ब्लड प्रेशर इन द मेमेलियन अरोटा। जो हमारा अरोटा होता है इसमें सबसे ज़्यादा ब्लड प्रेशर होने का कारण क्या है। पहले मुझे बताओ अरोटा किस साइड होता है, लेफ्ट साइड या राइट साइड। पता चाहिए ना, अरोटा पता है क्या होता है। अरोटा वो होता है जिससे आगे जाके फ्यूचर में आर्टरीज निकलेंगी। अरोटा वही होता है सबसे पहले जो ब्लड को लेता है और पूरी बॉडी में पिलाता है हार्ट से लेके, ठीक है। हार्ट से सबसे पहले ब्लड निकलेगा तो अरोटा में जाएगा, फिर अरोटा क्या करेगा पूरी बॉडी में भेज देगा थ्रू आर्टरीज। तो मुझे बताओ कि अरोटा कहाँ से निकलेगा, लेफ्ट साइड राइट साइड, पहले ये तो बताओ। फिर बताना सिस्टोल से निकलेगा या डायस्टोल से। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, सिस्टोल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। देखो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है कि लेफ्ट वेंट्रिकल की दीवारें बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि उसने ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाना होता है। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल से जो आपका ये निकलती है सिस्टमेटिक आर्ट्स निकलती हैं, वो आपके अरोटा में मिलती हैं, ठीक है। और अरोटा में सबसे पहले सिस्टोल के थ्रू ब्लड जाता है। सिस्टोल होता है आपका, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल रिलैक्सेशन, ठीक है। Question 5. Table salt is added with iodine to help the prevent the deficiency of an essential mineral needed for the proper functioning of। देखो काफ़ी इजी है। आपसे पूछा गया है कि जो आप टेबल सॉल्ट यूज़ करते हो यानी NaCl, जो आपके घर में जो नमक है, उस नमक को हम आयोडीन मिक्स युक्त बनाते हैं। देखा होगा आपने टाटा नमक बोलते ऐड भी आती है कि वो आयोडीन युक्त होता है। असल में नमक में आयोडीन नहीं होता है, हम खुद बाहर से एक्यूमुलेट करते डालते हैं, ठीक है, और उसको आयोडीन वाला बनाते हैं। तो ये किस ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, थायराइड ग्लैंड। क्योंकि अगर आयोडीन ना हो तो थायराइड में आप सभी को पता होगा गाइटर डिजीज हो जाती है, ठीक है, खिंगा रोग जो भी बोलते हैं बचपन में। आप अभी तो होता नहीं किसी को ना, क्योंकि आयोडीन वाला नमक खाते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 6, द हार्मोन गैस्ट्रिन सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक मिकोजा इज अ। देखो गैस्ट्रिन हार्मोन आपने पढ़ा हुआ है। अब ये जो गैस्ट्रिन हार्मोन है इसको सिक्रेट किया जाता है गैस्ट्रिक मिकोसा के थ्रू। अब ये क्या है, कोई पॉलीपेप्टाइड है, कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, स्टीरॉयड हार्मोन है, या कैटेकोलामाइंस है। तो आप सबसे पहले यहाँ पर लगाओ एलिमिनेशन मेथड। क्या लगाओ, एलिमिनेशन मेथड आप लगाओ। देखो स्टीरॉयड हार्मोन मैंने आपको कहा है जितने भी आपके कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव हो, यानी प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, मिनोकोर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, ये सभी आपका स्टीरॉयड हार्मोन है। कैटेकोलामाइंस दो ही हैं आपके पास, एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। यानी सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो हो गया एलिमिनेट। अब बताओ ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पॉलीपेप्टाइड। देखो ग्लाइकोप्रोटीन में भी एक दो ही हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है, ठीक है, एफएसएच वगैरह हो गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट केमिकल रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम आर्सेनेज। ये यूरिया साइकिल से क्वेश्चन आया है और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आर्जिनिन जो होता है वो टूटता है आपका ओरेंथीन प्लस यूरिया में विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम आर्सेनेज। और ये क्वेश्चन आया यूरिया साइकिल से, एज इट इज क्वेश्चन आ गया है। 8th क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। देखो कार्डिक एक्सक्लेटर पूछा गया है, क्या वो एसिटाइलकोलिन है। ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन, देखो पहले मुझे बताओ ग्लूकोनियोजेनिक क्या होता है। ग्लूकोनियोजेनिक होता है कि ग्लूकोज बनाना बट नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से, लाइक पायरुवेट से, लैक्टेट से, फैटी एसिड से, कहीं कहीं किसी और से बनाना बट कार्बोहाइड्रेट से ना बनाना, इसका ग्लूकोनियोजेनेसिस। कंट्रोल ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी बीएमआर को कंट्रोल करता है। फोलिकोजेनेसिस जेनिक हार्मोन। देखो इनमें से आप एलिमिनेशन मेथड, देखो हर बात जहाँ पर आपको कुछ नहीं आता ना आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। क्या लगा दो, एलिमिनेशन मेथड। देखो बीएमआर को कंट्रोल करता है थायरोक्सिन यानी थायराइड ग्लैंड का निकला हुआ हार्मोन T3 और T4, ये आप सभी को पता ही है, ठीक है। फोलिकोजेनिक हार्मोन, ये मैंने पहले बताया आपको, जितने भी आपके स्पर्मेटोगोनिया, उगोनिया, ये सारे क्या हैं, फोलिकल्स हैं, और इनको कंट्रोल करता है एफएसएच यानी फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम ही इसका वही है। सी डी तो होगा आपका एलिमिनेट, बचा क्या, ए और बी। अब ए और बी में कार्डिक एक्सक्लेटर में और ग्लूकोनियोजेनिक हार्मोन में। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस, क्या ग्लूकागोन हार्मोन हो सकता है क्या, यस होगा। ग्लूकागोन ही सिग्नल देता है कि ग्लूकोज खत्म हो चुका है ब्लड में, ठीक है, इसलिए नॉन कार्बोहाइड्रेट को तोड़ो और ग्लूकोज बनाओ, तो ये ग्लूकागोन ही सिग्नल देगा। हाँ
कार्डिक एक्सक्लेटर एसिटाइलकोलिन नहीं है। देखो अगर ब्रेन का एक्सक्लेटर पूछा होता, न्यूरॉन्स का एक्सक्लेटर पूछा होता तो एसिटाइलकोलिन होना था, पर कार्डिक हार्ट का नहीं होता ये, ठीक है। हार्ट का तो आपको दूसरा होता है एपिनेफ्रिन, ठीक है, जो कि हार्ट रेट को बढ़ाएगा। एसिटाइलकोलिन हार्ट रेट को कम करेगा, ठीक है, तो ये एक्सक्लेटर नहीं हुआ। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट्स ए पॉलीपेप्टाइड हार्मोन विच फैसिलिटेट्स द बर्थ व्हेयर रिलैक्सेस द प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, अब बोलोगे आप डायरेक्ट क्वेश्चन भाई ये। देखो ड्यूरिंग पार्चुरेशन यानी डिलीवरी के दौरान जो आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है उसको रिलैक्स किया जाता है जिससे इजीली बर्थ हो जाए। अब ईज ऑफ बर्थ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है, तो यहाँ पर हार्मोन नहीं पूछा है, यहाँ पर पूछा है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, ठीक है। हार्मोन तो आपसे भी पता होगा, ऑक्सीटोसिन की बात की जा रही है, रिलैक्सिन की बात की जा रही है। देखो ऑक्सीटोसिन भी हेल्प करता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट रिलैक्सिन भी हार्मोन हेल्प करता है जब आपका प्यूबिक सिम्फाइसिस को रिलैक्स करना होता है। मोस्टली रिलैक्सिन नहीं होता है, ऑक्सीटोसिन 1 to 2% करता है, बाकी 98% रिलैक्सिन नहीं करता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा के द्वारा निकलता है रिलैक्सिन हार्मोन, वो ऐसा करता है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द क्रैब साइकिल के अंदर क्वेश्चन आया है क्रैब साइकिल से। इन क्रैब साइकिल एफ इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ। देखो एफ एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, उसी को पता होगा। तो किसके टूटने से एफ निकलता है, तो सक्शनल कोएंजाइम टू सक्सनिक एसिड, अल्फा केटो ग्लूटरिक एसिड टू सक्शनल कोएंजाइम। देखो जब भी अल्फा केटो ग्लूटरेट से सक्शनल कोएंजाइम बनता है तो एफ नहीं निकलता, तब निकलता है NADH, यानी बी तो हो गया एलिमिनेट। फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड और सक्सनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड। देखो सक्शनल कोएंजाइम टू सक्सनिक एसिड ए होगा या डी होगा, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, अब बताओ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सक्सनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, ठीक है, जिसमें हेल्प करता है एंजाइम आई थिंक फ्यूमरेज, तब हमारा बनता है एफ। जब ये होता है ना सक्शनल को एंजाइम टू सक्सनिक एसिड, तब आपका निकलती है ATP इन द केस ऑफ एनिमल्स, और इन द केस ऑफ प्लांट GTP, या उल्टा बोल रहा हूँ मैं, हाँ, हमारे केस में GTP और प्लांट के केस में ATP। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है बिल्कुल। तो एपो एंजाइम के साथ अगर एंडो एंजाइम मिल जाए तो क्या होलो एंजाइम बन जाता है, एंडो एंजाइम, एंडो एंजाइम नहीं 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 नहीं, एपो एंजाइम के साथ अगर मिल जाता क्या कोर एंजाइम, तब बन सकता था हमारा होलो एंजाइम, तो नहीं, गलत हो गया। होलो एंजाइम के साथ बन जाए आपका एक्सो एंजाइम, तब क्या एपो एंजाइम बन जाएगा, नहीं, गलत लिखा है ये भी। होलो एंजाइम के साथ अगर एपो एंजाइम मिल जाए तो क्या कोएंजाइम बन जाएगा, या को एंजाइम के साथ अगर एपो एंजाइम मिल जाए तो बन जाएगा होलो एंजाइम, बिल्कुल सही बात है। देखो एपो एंजाइम होता है प्रोटीनेसिस पार्ट, ठीक है, तो को एंजाइम के साथ अगर प्रोटीनेसिस पार्ट जुड़ जाए तो कार्ड इज होलो एंजाइम, यानी 11th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, एंड प्रोडक्ट ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड इज। जब भी आपकी बीटा ऑक्सीडेशन चलती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, फैट के टूटने से एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें। देखो जब भी फैट टूटती है तो हमें कंपाउंड मिलता है जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है वो दो चीज़ें करेगा, या तो बहुत ज़्यादा स्टारवेशन वाली कंडीशन हो, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो चला जाएगा क्रैब साइकिल के अंदर। और क्रैब साइकिल के अंदर आप सभी को पता होगा एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, भाई क्रैब साइकिल करेगा, NADPH बनाएगा, ATP बनाएगा, FADH बनाएगा, जो कि फर्दर जाके ETC के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे। या तो अगर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए चले जाएंगे कीटोन बॉडीज़ के फॉर्मेशन में, कीटोन बॉडीज़ बनाएंगे। कीटोन बॉडीज़ में मोस्टली ये बनते हैं एसिटो एसिटेटम, ठीक है, और भी बनती है, एसीटोन भी बनते हैं, बट मोस्टली एस्टोब्यूट्रेट पे बनती है, ठीक है, हाँ, मोस्ट ऐसे कीटोन बॉडी बनती रहती हैं। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज द रेट लिमिटिंग स्टेप ऑफ द यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल में रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी स्टेप बोला है, तो वो आपका ऑप्शन नंबर बी, कार्बमायोल फॉस्फेट सिंथेटेज। ये पहला एंजाइम है, फर्स्ट एंजाइम ये है ये, जो कि CO2 को अमोनिया के साथ मैच करके नेक्स्ट कंपाउंड बनाता है, कार्बमायोल फॉस्फेट बनाता है, कार्बमायोल फॉस्फेट सिंथेटेज। क्वेश्चन 14, what was the most significant conclusion that Gregor Mendel drew from his experiment with pea plant।
देखो जो मेंडल ने काम किया था बहुत बहुत ग्रेट काम किया था। इनमें से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है कि उसने सबसे पहले बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में, सबसे बेस्ट स्टेटमेंट क्या थी उसकी? देयर इज ए कंसिडरेबल जेनेटिक वेरिएशन इन द गार्डन पे। देखो वेरिएशन बोरिएशन को नहीं बता पाया था ज़्यादा वो, भूल जाओ वेरिएशन के बारे में, ठीक है। ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इन डिस्क्रीट यूनिट एंड आर नॉट ए रिजल्ट ऑफ ब्लेंडिंग। रिसेसिव जीन अक्कर मोर फ्रिक्वेंटली इन दी F1 जनरेशन देन डू डोमिनेंस। देखो ये तो गलत हो गया, रिसेसिव जीन नहीं, डोमिनेंट जीन जो होता है वो ज़्यादा एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, तो सी तो हो गया एलिमिनेट। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस फॉर मेनी रिसेसिव ट्रेट्स इज एट ए डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज क्यों होगा? यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इन ए डिस्क्रीट यूनिट एंड आर नॉट ए रिजल्ट ऑफ ब्लेंडिंग। यस, मेंडल मानता था पार्टिकुलर इनहेरिटेंस को, नॉट द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। देखो मेंडल से पहले जितने भी साइंटिस्ट हुए वो सभी कहते थे कि इनहेरिटेंस ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस होती है, बट मेंडल कहते थे नहीं नहीं, पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस होती है। अब समझाता हूँ थोड़ा डिटेल में आपको क्या होता है ये। देखो ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस ये बोलती है कि जब कोई बिल्कुल कोई मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ, एक पी प्लांट है और पी प्लांट का कोई ऐसा प्लांट है जो कि सीड देता है, वो सीड कैसे निकलते हैं? बिल्कुल स्मूथ सीड निकलते हैं उससे। और उसको मैं क्रॉस करवा दूँ किसके साथ? क्रॉस करवा दूँ उसको मैं बिल्कुल ही आपके रिंकल्ड के साथ, ठीक है, बिल्कुल ही रिंकल्ड के साथ। तो जो आपकी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो कैसा बनेगा? ब्लेंडेड, जिसमें आधा रिंकल्ड होगा और आधा क्या होगा? वो स्मूथ होगा। मतलब ना तो पूरी तरह से रिंकल्ड हुआ, ना तो पूरी तरह से स्मूथ हुआ, ऐसा ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलेगा। ये कहता है ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। बट मेंडल, मेंडल इससे बिल्कुल खिलाफ था। मेंडल बोलता था ऐसा नहीं होता है, पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस। ट्रेड्स होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट में होते हैं। डिस्क्रीट का मतलब होता है या तो होगा या तो नहीं होगा, यानी स्मूथ होगा या तो रिंकल्ड होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्मूथ और रिंकल्ड का मिश्रण है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यानी जब स्मूथ और रिंकल्ड को क्रॉस करवाएंगे या तो स्मूथ निकलेगा या तो रिंकल्ड निकलेगा। सीधी बात हो गई, डिस्क्रीट यूनिट हो गई। ऐसा नहीं होगा कि ब्लेंडिंग बन गई, कुछ बन गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये कहता था मेंटल, और बहुत ग्रेट एक्सपेरिमेंट था ये। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस दिया था। इसी को तो बोलते हैं कि स्मूथ और रिंकल को क्रॉस करवाने से स्मूथ आता है, ठीक है, ग्रीन और येलो को क्रॉस करवाने से ग्रीन आता है। तो ये होगा डोमिनेंस का कंसेप्ट। यानी यानी इनहेरिटेंस इज पर्टिकुलेट इनहेरिटेंस, नॉट द डिस्क्रीट नॉट द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस। और ट्रेड्स होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट में काम करते हैं। क्वेश्चन 15, एपिस्टैटिक इफेक्ट। देखो इसको मैं ऐसे करवाऊंगा नहीं क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत हो गया था, कैंसिल कर दिए थे उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 16, कलर ब्लाइंडनेस इन मैन इज्म। जो मैन के अंदर कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कैसी डिजीज है? क्या वो सेक्स लिंक्ड है, क्या सेक्स इन्फ्लुएंस्ड है, क्या सेक्स लिमिटेड है, या डोमिनेंट करेक्टर है? देखो कलर ब्लाइंडनेस एक बहुत ही रेयर नहीं बोल सकते हम इसको, बहुत कॉमन डिजीज है। और ये लिंक होती है एक्स लिंक्ड। अभी इतना बताता हूँ, आप बताओ। तो इट इज ए एक्स लिंक्ड करेक्टर। यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया सेक्स लिंक्ड। असल में ये एक्स लिंक्ड है, ठीक है। सेक्स इन्फ्लुएंस का एग्जांपल मैंने बताया आपका वार्डनेस, ठीक है, गंजापन। और सेक्स लिमिटेड जिसमें आपका आता है मेमोरी ग्लैंड्स इन वमन, जो कि मैन में नहीं होते हैं, वो इसका वो आएगा सेक्स लिमिटेड का। और डोमिनेट करेक्टर तो वैसे ही वो तो अलग ही है, वो तो बात ही नहीं आती, कोई डिजीज ही नहीं डोमिनेट करेक्टर तो। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नेसेसरी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के लिए कौन सा एंजाइम बहुत ज़्यादा जरूरी है? पहले बता मुझे ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है। ट्रांसक्रिप्शन होती है डीएनए से आरएनए बनना। तो एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है भाई? इधर कोई काम नहीं है। आरएनएज का कोई काम है? नहीं है। आरएनएज क्या करता है? आरएनए को डिग्रेड करता है, कोई काम है? नहीं है। डीएनए पॉलीमरेज का काम है क्या? लग रहा है तुझे डीएनए पॉलीमरेज काम? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉलीमरेज होता है कुछ चीज़ बनाना, और डीएनए पॉलीमरेज ने डीएनए को बनाना। हमने डीएनए थोड़ी बनाना है, हमने तो आरएनए बनाना है। डीएनए को देख के आरएनए बनाना है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज। इन 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 18, इन केस ऑफ इकोलाई विच ऑफ द फॉलोइंग इंड्यूस द लैक ऑफ प्रोन। देखो इकोलाई के केस में इनमें से कौन सा लैक ऑफ प्रोन को ऑन कर देगा? देखो लैक ऑफ प्रोन तभी ऑन होता है जब हमारे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो। अगर लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज को तोड़ने वाले एंजाइम भी क्यों हम बनाए? क्योंकि आप सभी को पता होगा लैक ऑफ प्रोन से क्या बनता है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ए, ट्रांस एसिटाइलेज
और ऐसे कुछ एंजाइम बनता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है वो है गैलेक्टोसाइडेज। बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज हमने बनाना ही क्यों, क्योंकि क्यों अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है? क्योंकि असल में बीटा गैलेक्टोज ने लैक ऑफ से थ्रू ऑन होके ये लैक्टोज को तोड़ता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। बट लैक्टोज तोड़ना ही क्यों अगर लैक्टोज है ही नहीं? इसका मतलब लैक्टोज इज अ क्या, इंड्यूसर। लैक्टोज एक इंड्यूसर है। बट अगर आजकल न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंग मोस्ट प्रिसाइजली बात करूं तो एलो लैक्टोज इज अ इंड्यूसर। ये बात मेरी याद रखना, लैक्टोज इंड्यूसर नहीं है, एलो लैक्टोज इंड्यूसर है। वो भी लैक्टोज की तरह लगता है, थोड़ा सा माइनर स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, बट टर्म याद रखना एलो लैक्टोज। रियलिटी में लैक्टोज नहीं, एलो लैक्टोज है वो इंड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द सेंटर फॉर हियरिंग इन ह्यूमन इज लोकेटेड इन। सुनने का सेंटर कहाँ है? टेम्पोरल लोब में, फ्रंटल लोब में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, पैराइटल लोब में? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, टेम्पोरल लोब में। क्वेश्चन नंबर 20, इन प्रोजेंसिस लिंकेज लीड टू। लिंकेज किस में हेल्प करता है? लेसर पेरेंटल टाइप में, एक्सेस पेरेंटल टाइप में, एक्सेस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप में, या ओरिजिन ऑफ न्यू रिकम्बिनेशन में? तो लिंकेज आपकी हेल्प करती है एक्सेस दी पेरेंटल टाइप में। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोकसिंग पार्ट ऑफ ह्यूमन आई? फोकस के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? इधर पूछा नहीं, नहीं वाला बताना आपको। तो रेटिना, रेटिना फोकस के लिए इन्वॉल्व नहीं है। रेटिना होती है आपकी जब आपकी लाइट बिल्कुल अंदर चल जाएगी और देखने के लिए हेल्प करेगी, इमेज कैसी है, सीधी है, उल्टी है, उसके लिए। फोकस के लिए आपके सिलरी मसल, कॉर्निया, लेंस, ये इन्वॉल्व होते हैं जो फोकस रखते हैं, यानी अकोमोडेशन करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स आर ऑन द लैगिंग स्टैंड आर ज्वाइंस टुगेदर बाय। काफी इजी पूछा गया है। आपसे ये बताओगे दो स्टैंड बनते हैं, एक लीडिंग एक लैगिंग। लीडिंग तो कंटिन्यूस चलता है, कोई जरूरत नहीं होती है इसको जोड़ने की क्योंकि वो फ्रेगमेंटेड नहीं है। बट जो लैगिंग स्टैंड है वो टूटे टोटो में बनता है क्योंकि उसमें बनता है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब टुकड़ों में क्यों बनता है? क्योंकि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है या आपका जो हेलिकेज है वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है अकॉर्डिंग टू द सिंथेसिस। आपसे को बताओगे डीएनए की सिंथेसिस होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, बट आपका जो हेलिकेज है वो उल्टे डायरेक्शन में काम कर रहा है। एक तरफ से आपका डीएनए खुल रहा है तो एक साइड से आपका डीएनए बन रहा है। अब जिस डायरेक्शन में खुल रहा है और उसी डायरेक्शन में आपका डीएनए की सिंथेसिस हो रही है फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। बट जिस डायरेक्शन में आपका डीएनए सिंथेसिस खुल रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी सिंथेसिस हो रही है तो अब टोटो में टुकड़ों में आपका फ्रेगमेंट बनने का कार्ड लैगिंग स्टैंड। उसको लैगिंग स्टैंड को जोड़ता कौन है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट को कौन जोड़ता है? काफी इजी है। जोड़ने वाला एक एंजाइम यहाँ पे एक ही लिखा गया है, बाकी सब तोड़ने वाला है इधर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज जोड़ता है उनको। क्वेश्चन 23, द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ मे हैव फेवर्ड द सिंथेसिस ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज। प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। अब तो बता दो भाई, इतना हिंट दे दी मैंने कि उस टाइम रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, बस इतना हिंट आपके लिए सफिशिएंट है। It was reducing and had energy source in the form of lightning and UV radiation. So, उस टाइम रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था, ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन नहीं थी तो कोई भी चीज़ ऑक्सीडाइज नहीं हो सकती थी, टूट नहीं सकती थी, सब कुछ बन सकता था, इसलिए सब कुछ बना। ठीक है। क्वेश्चन 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टू बी अर्लीस्ट नॉन एंसेस्टर ऑफ प्रेजेंट डे हॉर्स? हॉर्स का अर्लीस्ट नॉन एंसेस्टर कौन है? अर्लीस्ट पूछा है, नॉट द लेटेस्ट। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इयोहिपस। क्वेश्चन 25, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑप्शन डी मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एस्कैरिज लिम्ब्रिकोइड्स? गलत स्टेटमेंट कौन सी इनमें से? सेक्सेस आर सेपरेटेड एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज बेल मार्क्ड। तो ये तो भाई आपका सही है, आपसे गलत पूछा गया है। ल्यूमेरिक्वाइड्स में सेक्सेस आप सभी को पता होगा सेपरेटेड होंगे, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। मेल का थोड़ा सा कर्व होता है, थोड़ा सा आपके पूंछ जैसी कर्व जैसी पूंछ होती है, बट फीमेल की लंबी होती है। इसका मतलब हमें समझा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी हमें देखने को मिल जाता है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है कि मेल फीमेल को हम डिस्टिंग्विश कर सकें। तो ये तो ठीक है, ए ऑप्शन तो ठीक है। बी पढ़ो, पेयर ऑफ टेस्टिस, पेयर ऑफ टेस्टिस। सी पढ़ो, रेस्पायर्स अनएरोबिकली, ये तो ठीक है भाई क्योंकि हमारे इंटेस्टाइन में ज़्यादा ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है, तो वो अनएरोबिकली भी रेस्पायर कर सकते हैं वो। स्पर्म्स आर एमोबॉइड एंड ओवा आर एलिप्टिकल। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर
बी पेयर ऑफ टेस्टिस, वहाँ पर पेयर टेस्टिस नहीं होती हैं, ठीक है। 26 है, इन मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन इन द लैगिंग स्टैंड इज, लैगिंग स्टैंड की डीएनए रेप्लिकेशन पूछी है, अब जस्ट ऊपर क्वेश्चन आया था। अब बताओ भाई, देखो चाहे आपका लैगिंग स्टैंड हो, लीडिंग स्टैंड हो, यूकैरियोट्स हो, प्रोकैरियोट्स हो, डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। तो जहां पर भी कंजर्वेटिव लिखा है उसको काट दो, जहां पर भी कंजर्वेटिव लिखा है उसको काट दो, यानी ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन सी कट गया। याद रखना मेरी बात, चाहे प्रोकैरियोट्स हो, चाहे यूकैरियोट्स हो, चाहे लैगिंग स्टैंड हो, चाहे लीडिंग स्टैंड हो, जो मर्जी हो, डीएनए की रेप्लिकेशन तो सेमी कंजर्वेटिव ही होगी, ना ही कंजर्वेटिव ना ही डिसरप्टिव। यानी ए और सी तो हो गया एलिमिनेट। अब बी और डी को पढ़ो, सेमी कंजर्वेटिव होगी, सेमी कंजर्वेटिव होगी, बताओ ठीक है। अब डिसकंटिन्यूस होगी या कंटिन्यूस होगी, तो कौन सा स्टैंड पूछा है, लैगिंग स्टैंड पूछा है। तो लैगिंग स्टैंड में ओकाजाकी फ्रैगमेंट बनते हैं, इन टुकड़ों टुकड़ों में आपके डीएनए की सिंथेसिस होती है, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डिसकंटिन्यूस। क्वेश्चन 27, जनरेशन आफ्टर जनरेशन वाइज मैन कट ऑफ द टेल ऑफ द माइस बट टेल नाइदर डिसअपेयर नॉर शॉर्टन, प्रूव दैट। देखो आपके एक साइंटिस्ट हुए, द ग्रेट साइंटिस्ट लैमार्क। लैमार्क ने एक स्टेटमेंट की थी, बहुत तगड़ी स्टेटमेंट थी, वो थी एक्वायर्ड करेक्टर, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। अब इसको प्रूव करने लिए बैठ गए थे एक महान साइंटिस्ट नोन एज अगस्ते वेजमैन। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पूरे 24 साल, बहुत होते हैं 24 ईयर्स, चूहे की पूंछ को काटते रहे, और चूहे की पूंछ को काट करके उनका क्या करवाते रहे, उनका आगे फिलियल जनरेशन यानी एबन ऑफस्प्रिंग बनाते रहे, यानी क्रॉस करवाते रहे कटी हुई पूंछ के साथ। अब जैसे ही कटी हुई पूंछ को वो एक्सपेरिमेंट करे थे, यानी उन्होंने मेल लिया फीमेल लिया, उनकी पूंछें काट दी, उनसे वो करवाया और बच्चे हुए, बच्चों के अगेन पूंछें काट दी, फिर अगेन उनसे आगे बच्चे पैदा किए, ऐसे करते रहे 24 साल ऐसे करते रहे। बट हर साल हर बार क्या हो रहा था, हर बार आपकी पूंछें आ रही थी, हर बार। उन्होंने देखा कि इतना ज़्यादा मैं यूज एंड डिसयूज कर रहा हूँ। देखो लैमार्क ने बोला था कि यूज एंड डिसयूज होता है ऑर्गन का, यानी जिनका आप यूज करते हो वो वेल डेवलप बनते हैं, जिनका आप यूज नहीं करते हो वो डिसअपेयर हो जाता है। और बहुत सारे उन्होंने एग्जांपल दिए थे, स्नेक का एग्जांपल दिया था कि स्नेक के पैर होते थे, वो चलता 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 रेंगता रहता था, वो अचानक उसके पैर गायब हो गए, और वो क्या हो गया क्योंकि उसने डिसयूज किया पैरों का। वैसे ही हमारा बहुत एग्जाम्पल दिया था लैमार्क ने। बट बैट्समैन ने देखा कि मैंने तो भाई इतना डिसयूज किया, मैंने इतने सारे चूहे मार दिए, मारे तो नहीं सॉरी, इतने चूहों की मैंने पूंछें काट दी, फिर भी हर बार पूंछ आ रही है। इतना ज़्यादा डिसयूज होने के बावजूद भी क्यों पूंछें आ रही हैं। तो ये प्रूव हो जाता है लेमार्क की वो वाली इनहेरिटेंस कि तुम फेल हो। लैमार्क को इसने फेल किया था कि आपकी जो बात की थी आपने एक्वायर्ड ऑफ इनहेरिटेंस की, उसमें नॉट द सोमैटिक सेल में जो भी आपने एक्वायर्ड किया है वो ट्रांसफर नहीं होता है, जर्म सेल में जो आपने एक्वायर्ड किया है वो ट्रांसफर होता है। यानी आपने जिंदगी भर में जो भी अपने सोमैटिक सेल में जो भी आपके अंदर चेंजेस आए हैं, यानी मैंने कोई मसल गेन किया है तो मेरे बच्चे जरूरी ही नहीं बॉडी बिल्डर बने, वो कमज़ोर भी बन सकते हैं। यानी सोमैटिक सेल में जो भी आपने एक्वायर्ड किया है वो अपने ऑफस्प्रिंग में नहीं पास आउट कर सकते हैं। हाँ, जर्म सेल में जो आपने किया होगा वो आपके पास आउट होगा। तो ये कहता है अगस्ट वेस्टमैन ने, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लैमार्क स्टेटमेंट ऑन इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज रॉन्ग। इसने प्रूव किया था कि लैमार्क भैया बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 कहाँ 28 ये, the theory which states that the relative frequency of the various genes in the population remains constant in the absence of mutations, selections and gene flow is known as, ओ हो। अब बताइए भाई, इस क्वेश्चन को मैंने पता नहीं कितनी बार आपको करवाया है, हर बार मैं आपको अजम्पशंस बता रहा हूँ, उस साइंटिस्ट के हर बार मैं अजम्पशन बता रहा हूँ। अब किसी बच्चे ने गलत किया ना ये क्वेश्चन। देखो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरी ये एजम्पशंस फॉलो हो जाती है तो कभी भी उस जगह पर इवोल्यूशन नहीं होगा, उस पॉपुलेशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एजम्पशंस उनकी थी, पहली पहली थी रैंडम मेटिंग, दूसरी थी उनकी नॉन नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचुरल सिलेक्शन वहाँ पर काम ना करें, कोई भी वहाँ पर म्यूटेशन काम ना करे, कोई भी वहाँ पर माइग्रेशन काम ना करे, बहुत बड़ा लार्ज साइज का पॉपुलेशन हो। ऐसी बातें एक साइंटिस्ट ने की थी। अगर ये वाली एजम्पशंस फॉलो हो जाती है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इवोल्यूशन नहीं होगा। उस साइंटिस्ट का नाम था
हार्डी, वैनबर्ग लॉ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 29, द मैनर वाई विच द के एंड टी इम्पैक्ट मोस्ट लाइकली किल्ड द डायनासोर इज दैट। जो के टी का मतलब होता है केटी बाउंड्री, केटी बाउंड्री। तो केटी बाउंड्री के अंदर क्या बोला यहाँ पर, इम्पैक्ट पड़ा था बहुत तगड़ा वाला इम्पैक्टर, जिसने डायनासोर को मार दिया। क्रिटेसिस पीरियड में डायनासोर खत्म हो गए थे ना, क्रिटेसिस में। तो डायनासोर होता है वो सबसे मेन रीजन क्या है डायनासोर के विलुप्त होने का। The material launched into the space re-entered the atmosphere and heating up to the high temperature and roasting them. जल गए थे, वो सारे डायनासोर मर गए थे। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड टकराया था पृथ्वी के से, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा क्या हुआ, आग के भूबंडर उठे थे, जो ज्वालामुखी फटा था, और सारे सारे झुलस गए थे ये जितने भी डायनासोर थे। लास्ट क्वेश्चन, in case of tapeworm, small group of the gravid proglottids are regularly detached from the posterior end of strobila and pass out with the human feces. Such process is called as। देखो, टेपवर्म के अंदर जो आपका प्रोग्लोटिड होता है उसको बार बार तोड़ दिया जाता है। क्यों? बहुत इजी रीजन है इसका, बहुत इजी रीजन है ये है कि बहुत लंबा हो, अगर मान लीजिए प्रोग्लोटिड को नहीं काटा गया टेपवर्म के अंदर, तो वो इतना लंबा हो जाएगा कि ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। अगर ह्यूमन की डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर रहने वाला टेपवर्म, उसकी भी डेथ हो जाएगी। इसलिए टेपवर्म कभी नहीं चाहेगा कि उसकी डेथ हो, इसलिए वो जब भी बहुत लंबा हो जाता है वो अपना प्रोग्लोटिड तोड़ देता है। ओके, और एक और रीजन होता है इसको तोड़ने का। दूसरा रीजन ये होता है कि प्रोग्लोटिड के अंदर ओवा और स्पर्म्स होते हैं, ठीक है, और जिनका फर्टिलाइजेशन बाहर होता है, ठीक है। तो जिनका फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए उसको तोड़ना जरूरी है, नए ऑफस्प्रिंग बनाने के लिए उसको तोड़ना जरूरी है। ये दूसरा रीजन है, दो रीजन है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं, बहुत तगड़ी टर्म है, एपोलाइसिस। इसको हम बोलते हैं एपोलाइसिस, खुद ही तोड़ देना। लाइसिस होता तोड़ना और एपो होता खुद। लेट्स क्लोज, बाकी 30 क्वेश्चन कल हम करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।